हमने जब चेंज की बात की थी तो चेंज बेसिकली ट्रिगर करता है हमें एक्सटर्नली। तो चेंज हमने लेके कहाँ आना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते जितने भी हैं। हमने उन एक्सटर्नल्स को देखते हुए जो चेंज लेके आना है वो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अलाइन करना है। जैसे हमने कल फ्यूल की बात की, या हम अगर व्हीकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर आप फ्लीट मैनेजमेंट की बात कर लें तो आपने अगर जो उनके टायर्स की पॉलिसी है उसको भी आपने देखना है कि आपके रेट्स जो है वो फ्रीक्वेंटली बढ़ रहे हैं, तो आपने उसके मुताबिक ही देना है अगर आप कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल जो है वो दे रहे हैं तो। अच्छा, फंक्शनल पॉलिसीज़ वो हैं जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए आपकी बनाई जाती हैं, जैसे कि आपकी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, या आप अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे रीजन्स बने हुए हैं आपके, आप ये कह रहे हैं कि सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है और आप सेल्स के अंदर दो तीन चीज़ों को देख रहे हैं। एक, आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि आपकी सेल्स टीम बिल्कुल अलग से सेल्स ओरिएंटेड कंपनी से है कोई। सेल्स क्या फ़र्क होता है अलाइड स्टाफ में और सेल्स स्टाफ में? हम ये जो फंक्शनल पॉलिसीज़ और सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़ वो हैं जो आपने पूरी कंपनी के लिए बना ली हैं, फंक्शनल वो हैं जो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, डिफरेंट रीजन्स के लिए बना रहे हैं। फ़र्क क्यों आता है इनमें? कंपनी तो एक ही है। फ़र्क इसलिए आता है सेल्स के अंदर, और आप इसको हेड ऑफिस स्टाफ कह लें, आप इसको अलाइड स्टाफ कह लें, आप इसको कुछ भी नाम दे दें, इसमें एक गैप भी फील होता है। और गैप फील होने के साथ साथ जो सेल्स हैं वो जानेंगे कि सेल्स वाले ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं, दामाद होते हैं कंपनी के। क्यों होते हैं दामाद कंपनी के? वो इसलिए कमाओ पूत होते हैं। प्रोडक्शन कहाँ से आ गई? सेल्स करते हैं। फॉर इंस्टेंस, कोई भी यहाँ से सर हैं, मैडम हैं, कोई भी हैं, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, आना है आपके पास, एक वेंडर ने आना है आपके पास, उसने पहले आपसे फ़ोन पे टाइम लेना है। उसने कहना है कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस से हूँ, मैं बड़े अच्छे रेट्स दूंगा आपको, मुझे टाइम तो दे, मैं प्रेजेंट करता हूँ आके, ठीक है। आपका अच्छा मूड होगा तो आप कहेंगे ठीक है आज जो आपके काम का अपना बटन आप कहेंगे ऑलरेडी चल रहा है, मैं क्यों स्विच करूँगा। होता है ऐसा या नहीं होता? प्रेफरेंस में नहीं आते हमारे, ऐसे ही होता है। अच्छा, आपने उससे बुला लिया है, आप बैठे हुए हैं, चाहे आप अपने स्टाफ के साथ गप्पे लगा रहे हैं, लेकिन आपका मूड नहीं है तो वो बैठा हुआ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे गर्मी सर्दी में बाहर वेट कर रहा है। आपका अच्छा मूड हुआ, आपने उसे बुला के उसकी बात सुनी, अच्छा यार मैं देखूंगा करना है या नहीं करना। होता है या नहीं? एचआर के भी तो वेंडर्स को डील कर रहा होता है ना। तो यही जो सेल्स टीम हमारी, यानी आपकी सेल्स टीम है, वो आपकी तनख्वाहें पूरी करने के लिए वो ये सारे अमल से गुजर रही होती है। फ्रंट के सोल्जर होते हैं। तो इसलिए जो उनको बेनिफिट्स या उनकी जो पॉलिसीज हैं वो डिफरेंट बनाई जाती हैं, और वो डिफरेंट बनाई जानी चाहिए। अब हमारे ऑफिस में हम इंसेंटिव नहीं देते अलाइड स्टाफ को, हेड ऑफिस स्टाफ कह लें, हम उनको इंसेंटिव नहीं देते, बोनस देते हैं, फिक्स देते हैं। इंसेंटिव सिर्फ हमारा सेल्स वालों के लिए, ठीक है। इस तरह से हमारी जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर भी हम जो कैटेगरी है वो अगर 1.8 अगर किसी के पास है या 1.6 है तो वो हेड ऑफिस के स्टाफ के पास नहीं है, वो सेल्स के पास है। तो इसलिए आपकी जो रिटेंशन पॉलिसी सेल्स के लिए है वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए, होती भी है। और ये एक और चीज़, अच्छा अब इससे नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी किस तरह से आती है कि आप तो ये बात समझ रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, लेकिन ये चीज़ कम्युनिकेट करनी है आपने अपने पीयर ग्रुप में, ये चीज़ आपने कम्युनिकेट करनी है अपने तमाम कलीग्स को, उनको ये बात समझाने की कोशिश करनी है कि क्यों ये डिफरेंस है, क्यों ये गैप है। अदरवाइज क्या होता है कि जी वो सेल्स स्टाफ को तो आपने इतना इंक्रीमेंट कैसे लगते हैं? परफॉर्मेंस पे लगते हैं, लेकिन परसेंटेज आती है क्या वो हेड ऑफिस की और सेल्स टीम की सेम होती है? आता है प्रॉब्लम फिर यहां पे। हम भी तो काम कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि फ़र्क क्या है, क्योंकि जॉब नेचर डिफरेंट होती है। आपने एमबीए काफ़ी लोगों ने किया होगा, उसके अंदर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ जॉब जो है वो पढ़ाया जाता है, शायद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कुछ चैप्टर है, मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा। उसमें बताया जाता है कि डॉक्टर की ड्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि 24/7 वो ड्यूटी पे है। फौज की ड्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है, 24/7 वो उसके ऊपर है। पुलिस की ड्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट, 24/7 वो है। आप 9 to 5 जॉब करने वाले हैं, 5 बजे के बाद आपकी बला से कंपनी सड़ गई है, सड़ जाए, बंद है, सारा कुछ ठीक है, आपने नहीं फोन उठाना, आपने नहीं बात करनी, कोई आपको नहीं पूछेगा। तो ये जो सिग्निफिकेंस है किसी भी जॉब की, उसके अकॉर्डिंग जो आपने पॉलिसी बनानी है वो आपकी फंक्शनल पॉलिसीज के अंदर आ जाती हैं। फिर आपकी एक सेंट्रलाइज्ड है। जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी क्या होगी, वो सारे पूरे आपके ग्रुप के लिए, पूरी
ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए वो आपकी यूनिफॉर्म एक पॉलिसी होगी। वो लीव की पॉलिसी हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस की हो सकती है, लेबर लॉ से आपके जो है वो कंप्लायंस करेंगे। फर्दर इसको हम मेजर पॉलिसीज और माइनर पॉलिसीज के अंदर करते हैं। जैसे कि आपकी जो मेजर पॉलिसीज हैं वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स उनको उन सारों के लिए वो बनती हैं जिसके अंदर आपकी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप अगर आपकी जिस तरह से आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, तो आपकी प्रोडक्शन बड़ी अहम होगी। जो इम्पोर्ट वाले लोग हैं वो हैं आपका जो सप्लाई चेन है, मतलब आपका प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, एक सर्कल आपका एक जो साइकिल पूरा होना है वो कहाँ से पूरा होना है, सप्लाई चेन से पूरा होना है। देखिए चीज़ों को जब आपने अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंस देखनी है जॉब की। मैंने सप्लाई चेन की बात क्यों की है कि साइकिल आपका स्टार्ट ही सप्लाई चेन से हो रहा है। क्यों सप्लाई चेन से हो रहा है, आपके पास रॉ मटेरियल होगा, प्रोडक्शन होगी तो वो जाएगा सेल्स के पास, सेल्स होगी तो वो पैसा आएगा, फिर वो आपके साइकिल में पैसा जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। फिर कुछ माइनर पॉलिसीज बनाते हैं आप, जो इन मेजर पॉलिसीज को एड्रेस करने के लिए, इनको कंप्लीट करने के लिए आप बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस आपका जो फाइनेंस है या आपका जो HR है, उसकी जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो सारी HR के लिए तो नहीं बनती, वो पूरी कंपनी के लिए बन रही हैं। आप सप्लाई चेन की पॉलिसी भी बना रहे हैं, इन आउट करते हैं नहीं करते, ठीक है। आपके गेट के अंदर गाड़ी कैसे आनी है, वो गाड़ी कैसे वापस जानी है, उसकी एंट्री किस तरह से करनी है, आपका स्टॉक कितना पड़ा होगा, आपके स्टोर सारे जो है वो सप्लाई चेन के अंदर आते हैं कि उसके अंदर कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसमें से एक्सपायर कितना हो रहा है, उसमें से वापस कितना आ रहा है, उसमें से रिजेक्शन कितनी है, ये सारी इसकी पॉलिसी कौन बनाएगा, विद HR। आपको बताना सप्लाई चेन हेड ने है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका जो सॉल्यूशन देना है वो देना है आपके HR ने, और उसने वो पॉलिसी देनी है। उस पॉलिसी को उसके बाद इंप्लीमेंट करवाना है। इंप्लीमेंटेशन बड़ा प्रॉब्लमैटिक पॉइंट है। अच्छा, अब आप ये जो आपने पॉलिसीज तो बना ली हैं, अब पॉलिसीज आपने डिलीवर कैसे करनी है, रिटर्न फॉर्म के अंदर आपने डिलीवर करनी है, ठीक है। क्या कंपनीज के अंदर किस तरह से करते हैं, इंटर ऑफिस मेमो के थ्रू करते हैं या कैसे करते हैं? हैंडबुक तो आपने शेयर कर दी, एक दफा कर दी, देन हैंडबुक आप वो हम इससे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि आप इनिशिएट कहां से कर रहे हैं। हैंडबुक तो दे दी आपने एक दफा, देन एक साल में एक ही पॉलिसी बनती है। हैंडबुक कितनी दफा बनती है साल में? पर एनम। उस एक साल के अंदर कोई पॉलिसी नहीं बनती। ग्रोइंग कंपनीज के अंदर या ऐसी कंपनीज जिनके सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, वहां पे ऐसा हरगिज नहीं होता। वहां पे इस तरह से होता है कि आपको नीड आई, ठीक है, आपने सर जोड़ा, बैठे, आप 4 डिपार्टमेंटल हेड अगर आपस में इन्वॉल्व हैं तो आप वहां पे बैठे और बैठने के बाद आपने एक सोल्यूशन दे दिया उसका। आपने बता दिया कि जनाब ये इसका हल है, इसके ऊपर पॉलिसी बना देते हैं। वो पॉलिसी आप कैसे डिलीवर कैसे करते हैं? आपने मैनुअल भी बना लिया, आपने मैनुअल के साथ साथ ईमेल का भी आपका है, सारा कुछ है, लेकिन उसको इंश्योर करने के लिए आज भी लेटर जो है वो बेस्ट चीज़ है आपकी, हार्ड कॉपी उसके साथ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारे इस वक्त हमारे ग्रुप की अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो हमारे 27 रीजन्स हैं, और वो 27 के 27 रीजन में से सिर्फ 3 रीजन लाहौर के अंदर हैं। बाकी जितने रीजन्स हैं हमारे वो सारे पूरे पाकिस्तान के अंदर है। अब मैं कैसे सर्कुलेट करूँगा? एक लेटर आ गया, वो लेटर मैंने सबको नहीं लिखा, वो लेटर लिखा है मैंने कंसर्न्ड हेड को, और उसके अंदर मैंने लिख दिया है कि मैं आपके किस टीयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। अदरवाइज अगर मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर 1700 एम्प्लॉयज़ हैं और 1700 में से अगर मैं सिर्फ सेल्स की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट कोई 1000 प्लस जो है वो सेल्स के लोग हैं, तो इट पॉसिबल कि उन सारों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? मेरे पास 50 की टीम भी है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको कंट्रोल करना है उसके इमीडिएट ने, वो इमीडिएट बॉस हुआ, उन्होंने कंट्रोल करना है। मैंने बुनियादी तौर पे उनको एड्रेस करना है। जब मैं उनको एड्रेस करूंगा तो जवाब भी मैंने उनसे लेना है। रिटर्न के अलावा आप क्या करते हैं कि वैसे ही मतलब HR के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अब हमने अपनी कंपनी में शुरू किया, हमने कहा जी आपने हफ्ते में एक दिन ना 11 बजे बैठना है और चाय पीनी है सिर्फ, तमाम HODs ने। उसमें हम बता रहे हैं, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उस पर फिर पॉलिसीज़ बनती हैं, फिर वो कम्युनिकेट होती हैं, फिर हम बताते हैं कि ये पॉलिसी बनाई थी, इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, या इसी पॉलिसी से हम जो है वो हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा।
रिटर्न मैंने बताया आपको, आप थ्रू लेटर्स, सबसे जो बेस्ट तरीका है वो लेटर्स है, आपकी थ्रू ईमेल्स, ठीक है। अब आपका नहीं सर, एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है आपने, क्योंकि वो तो आपकी अपनी कंपनी के लिए है। वो तो आप कोशिश करें कि सेल्स वाली पॉलिसीज आप अलाइड स्टाफ को ना दिखाएं, अलाइड वाली पॉलिसीज आप उनको ना दिखाएं, सेल्स स्टाफ को ना दिखाएं। तो वो उसको आपने एडवर्टाइज नहीं करना बिल्कुल भी, ये आपने ख्याल रखना है। बुकलेट्स होते हैं, बुलेटिन्स होते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके एचआर डिजाइनिंग के अंदर स्टेप्स जो होते हैं, सबसे पहले इनिशिएटिंग अ पॉलिसी। और वो इनिशिएट कैसे होती है? नीड पे। नीड कहाँ से आइडेंटिफाई होती है? जब आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद सर आपने चले जाना है, आप एक उसका जब सोल्यूशन सोच लेते हो तो वो सोल्यूशन आप रिकमेंड करते हो। टॉप मैनेजमेंट को आपने रिकमेंड कर दिया, और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को नहीं किया आपने तमाम कंसर्न्ड उस प्रॉब्लम की वजह बनने वाले, ठीक है, उस प्रॉब्लम से मुतासिर होने वाले, इन सब को आपने लूप में लेना। और आपने ये कहना है कि मैं ये देख रहा हूं कि आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है, ठीक है। क्यों ख़राब आ रही है? लोग टाइम पे नहीं आते, लोग छुट्टियां ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आपने एक लीव की पॉलिसी बना देनी है। आपने उनको सजेस्ट करना है कि जनाब ये सरकार कहती है, सरकार से मुराद है कि आपका लेबर लॉ कहता है कि आपने 30 छुट्टियां देनी है फॉर इंस्टेंस, और उसके अंदर आपने सिक कैजुअल 10-10 आपने वो कर लेनी, 10 आपने एनुअल कर लेनी है, 30 छुट्टियाँ कर लें आप, ठीक है। तो उसके अंदर उसका तरीक़ाकार क्या होगा? अब आपने उसका एक एक पॉइंट उसके अंदर लिखना है। छुट्टी लेने का तरीका क्या होगा? क्या तरीका होता है? मोस्टली आप अपने एचओडी को बताते हैं, एचओडी उसको साइन करता है, साइन कर, अगर आप इसको आप देख लें, अगर मैनुअल है तो भी यही होगा, और अगर आपका ऑटोमेटेड है तो भी यही होगा। ऐसे ही है, यानी आपका एक परफॉर्मा छुट्टी का अगर मैनुअल है, उस पर हार्ड कॉपी है तो भी यही तरीकाकार होगा, और अगर आप थ्रू सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो भी यही तरीकाकार होगा। आपने लिखना है अपने एचओडी को, आपने एचआर को नहीं लिखना। आपके एचओडी ने उसको साइन करके उसको भेज देना है एचआर में, अप्रूवल देना है, या अगर उसने अप्रूवल नहीं देना तो मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हमने एक पॉलिसी ये बनाई है कि 2 से ज़्यादा अगर आप छुट्टियां करते हैं तो वो सिक एंड कैजुअल में नहीं आएगी, वो एनुअल में जाएगी, ठीक है। फिर आप कहते हैं अगर किसी ने फिर आप कहते हैं कि हमने विदाउट पे तो रखा ही नहीं है, विदाउट पे सैलरी, विदाउट पे लीव्स हम नहीं देते। अच्छा, कुछ देते भी हैं, पॉलिसी है किसी की, ठीक है। वो कहते हैं कि जी आप साल में विदाउट पे अगर लेना चाह रहे हैं तो 1 माह की ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी 4 साल की जॉब होनी चाहिए। यानी आप कितना लॉयल हो कंपनी के साथ, आप कितनी ज़रूरत हो हमारी, उसके बाद हम आपको ये सारी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये वो नीड बेस्ड हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं या कोई और जो है वो कंपनी कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं उसी लीव को जो है वो आगे लेके चलते हुए आप कहते हैं कि अच्छा अब इसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम आया, आपने कहा अच्छा ये तो अब कोविड आ गया, कोविड में क्या करना है, ठीक है। आप एक पॉलिसी निकाल देते हैं, आप कहते हैं कि जी 15 दिन आपने अपनी रिपोर्ट देनी है, ठीक है। ना आपकी ये सिक कैजुअल में आएंगी ना ये एनुअल में आएंगी, कोविड के लिए हम आपको ये छुट्टी दे रहे हैं। हमने किया, और भी लोगों ने किया होगा, कोई लॉ तो नहीं कह रहा उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने ये देखा, हमने कहा अच्छा ऐसे करते हैं कि लोग हज पे जाते हैं तो हज की लीव दे देते हैं एज एक्चुअल। फिर हम कहते हैं कि हम उम्रे पे जाना है तो उसकी छुट्टियां दे देते हैं। अब ये सारी चीज़ें कौन अप्रूव कर रहा है? ये आपकी टॉप मैनेजमेंट कर रही है। सजेस्ट कौन कर रहा है? एचआर सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और एचआर कहता है कि जनाब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हम जो बात करते हैं ना एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की, ये चीज़ें उससे एड्रेस होंगी। सेटिस्फेक्शन होगी तो रिटेंशन होगी। अल्टीमेट जो चीज़ आपकी एड्रेस हो रही है वो रिटेंशन आपकी हो रही है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि अच्छा अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं उन्होंने मैटरनिटी लीव्स होती हैं, ठीक है, वो लॉ दे रहा है आपको, ठीक है। अब पैटर्निटी लीव पे आ रही हैं कंपनी, ठीक है, पैटर्निटी लीव्स भी दी जा रही हैं साथ साथ, उसकी भी आप बता देते हैं कि 5 दे देंगे, 4 दे देंगे, 3 दे देंगे, कितना वो आपने उसको भी जो है वो कर लिया होता है। अच्छा, उसके बाद राइटिंग में ले आते हैं आप पॉलिसी को राइटिंग में लाने के बाद एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रपोज करते हैं मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। अब ये आप कंसर्न से बाकी सब लोगों पे आ गए हैं,
यानी आपने डिस्कस करना शुरू कर दिया बाकी लोगों से भी, आपने मीटिंग कॉल कर ली, पूरे डिपार्टमेंट्स की आपने मीटिंग कॉल कर ली और आपने कहा कि जनाब ये हम इसको सजेस्ट कर रहे हैं, आप इसमें बताएं। नेक्स्ट आप उसको अडॉप्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तमाम लेवल्स पे, उन लेवल्स पे फिर इसको फिर देख लें। लेवल्स का मतलब वही है जो जो उसके दायरा इख्तियार में आ रहे हैं, समझ रहे हैं बात। ऑल लेवल्स से मुराद ये है जिसके ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर तक नहीं आई, कम्युनिकेशन तक नहीं आई और फॉलोअप एक्शंस तक नहीं आई और उसके बाद आपकी रीफार्मुलेशन नहीं हुई और उसके बाद ये मैंने एग्जांपल दी, इसको छोड़ दें, यहाँ से ऊपर तक फ्लेक्सिबल ही है, क्योंकि अभी पॉलिसी आपकी का फीडबैक वापस आना है, जिसको आप यानी पॉलिसी बन गई, आप तो पहले की बात कर रही हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको फ्लेक्सिबल उस वक्त तक होना चाहिए जब तक एक पूरा साइकिल पूरा नहीं हो जाता। बिजनेस साइकिल पूरा होगा तो आपके पास फीडबैक आएगा, उसका वो परफॉर्मेंस के अंदर कैलकुलेट हो रही होगी। उससे पहले पहले वो आपकी फ्लेक्सिबल ही है, उसमें आप छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, उसमें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन जो है वो ऐसा ना हो कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन से बाहर निकल जाए आप। अच्छा, उसके बाद आप अडॉप्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इनिशिएटिंग फॉलोअप एक्शंस करते हैं। अच्छा, फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी पॉलिसी बनने तक, लॉन्च होने तक आपको लगता है कि शायद बड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका फॉलोअप, असल काम वहाँ से शुरू होता है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर पॉलिसीज़ पे पॉलिसीज़ बनी जा रही हैं। हमारा आउटपुट ये है कि हमें जो अपनी अकल समझ बूझ के मुताबिक चीज़ आई थी वो हमारे कल्चर के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर वो सेट इन नहीं हुआ, उसका कोई और सोल्यूशन निकालना है आपने। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ एक मिनट, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक पॉलिसी बनाई हायरिंग की और मैंने कहा कि रेफरल नहीं लेने, ठीक है, तो वो मेरे गले पड़ गई कि जनाब मेरे पास अगर सीवी कहीं से भी आ रही है, किसी एचओडी की तरफ से भी आ रही है और मैं ये समझता हूँ कि ये रिसोर्स हर तरह से कॉम्पिटेंट है, ये रिसोर्स मेरिट पे है, तो मैं उसको हायर ही नहीं कर सकता क्योंकि वो तो रेफरेंस से है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो सारी की सारी जो है वो गलत होगी? नहीं, उसके अंदर मैंने एक पोर्शन चेंज करना है कि रेफरेंस भी मेरिट के ऊपर जज हो जाएगा, उसको भी चांस मिलेगा मेरिट पे। तो ये सारी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, वर्क लाइफ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ की। पॉलिसी ये बनाई है हमने, इसको हमने डिवाइड किया है 3-3-3 के अंदर। तो ये 3x3x3 वाली पॉलिसी है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसको इस तरह से हमने किया है कि फर्स्ट 3 डेज़ के ऊपर हमने 15 मिनट की लीनियंसी दे दी है स्टाफ को कि अगर पहले 15 मिनट कोई भी स्टाफ लेट आता है तो उसे हम लेट में काउंट नहीं करेंगे, किसी भी दिन। दिस इज इन अ मंथ, नहीं कंसेक्टिव नहीं है, एक महीने के अंदर वो 3 दिन अगर 15 मिनट लेट आता है तो उसे लेट काउंट नहीं किया जाएगा। अगर वो चौथे दिन भी लेट आता है तो वो पहला लेट काउंट होगा उसका, ठीक है। फिर मतलब अगर नेक्स्ट 3 डेज़ जो है, चौथा, पाँचवा और छठा दिन, वो 3 दिन लेट आता है तो 3 लेट्स काउंट हो जाएंगी। और लेकिन अब इस 3 लेट्स के ऊपर भी उस पर कोई पेनल्टी नहीं लग रही। अब जब उसने 7th डे लेट आया तो अब उसकी लीव्स जो हमारे पास होती हैं, जो साल की 10 लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स हैं, उसमें से हम जो है वो 0.5 माइनस कर देंगे, मतलब हाफ डे कंसिडर किया जाएगा उसे। तो अच्छा, उसके बाद भी 3 डेज़ वाला सिस्टम है कि अगर वो फिर अगले दिन भी लेट आता है फिर 0.5 माइनस हो जाएगी, अगर अगले दिन भी लेट आता है 0.5, लेकिन 3 दिन तक वो लेट आया और फिर भी लेट आया तो अब 1 माइनस होने लगेगी उसकी लीव। तो जो उसकी लीव्स हैं वो उसकी ख़त्म होती रहेंगी। तो दिस इज़ द वे कि हम उसे पेनलाइज करेंगे। तो पहले 3 दिन लेट पे कोई उसके ऊपर नहीं होगी लेट कंसिडर, फिर नेक्स्ट 3 डेज़ के ऊपर वो लेट कंसिडर होगा और 4th डे पे उसको जो है उसकी हाफ डे कंसिडर होने लग जाएगा। ये कंसेक्टिव नहीं है। तो एक, हाँ जी, आपने ये पॉइंट बताया कि 0.5 के बाद आपने एक लीव का भी मेंशन किया है जी, मतलब अगर एक बंदा जो है 9 दिनों से 15 मिनट लेट आ रहा है या उससे ज़्यादा लेट आ रहा है, 1 वाली कब अप्लाई करेंगे आप? 1 वाली हम तब 10th डे पे 10th डे जी, मतलब एक महीने के अंदर वो 10th डे भी लेट है तो फिर उसके ऊपर हम 1 जी। आपके क्वेश्चंस इस पे अगर पॉलिसी पे 15 मिनट
सेम और बट आपने इसको डिफाइन क्यों नहीं किया? एक बंदा 1 घंटा लेट आ रहा है, 2 घंटे लेट आ रहा है। ठीक है, पॉलिसी का अब ये दूसरा हिस्सा कि अगर कोई बंदा पहले दिन जी, अब इसमें मैं वही सवाल के इंतज़ार में था कि सेकंड पार्ट ये है कि अगर कोई बंदा पहले दिन ही सर 30 मिनट लेट आ रहा है, अब एक बात समझ लें कि अगर 15 मिनट से लेट कोई पहले दिन आ रहा है या दूसरे दिन आ रहा है किसी भी दिन, तो उसका वो लेट काउंट होगा पहले दिन से ही। मतलब मैंने आपको कहा कि पहले 3 दिन लेट काउंट नहीं हो रहा अगर वो 15 मिनट तक आ रहा है, लेकिन अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा आ रहा है तो वो पहले ही लेट काउंट हो जाएगा। हम उसके 3 दिन तक जो है नहीं हाफ डे नहीं, हम उसे 3 दिन तक लीनियंसी देंगे, ठीक है, फिर चौथे दिन से उसकी डिडक्ट होने लग जाएगी। मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई 15 मिनट तक आ रहा है तो हमें 6 दिन की टाइम है, लेकिन अगर वो 15 मिनट तक नहीं आ रहा तो फिर 3 दिन का ही है उसके पास। समझाने के लिए एम्प्लॉयज नहीं अच्छा सर, इसको थोड़ा सा एक सॉफ्ट वे में एक्सप्लेन कर देते हैं। असल में हम लोगों की शिफ्ट टाइमिंग पहले हम लोगों ने डिफाइन कर ली एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8 to 4 है हमारी मैनेजमेंट टाइमिंग, उसके 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लिया उस शिफ्ट को ना, वो क्वार्टर्स बन गए या फ्लैग कर लें हम, 2-2 घंटे की फ्लैग बना ली हम लोगों ने। फर्स्ट फ्लैग जब ऑन होगा तो वो लेट इन वाला फ्लैग ऑन होगा उसका एम्प्लॉय का, ठीक है। लेट इन जो है वो 10 बजे तक लेट इन है, ठीक है। मतलब वो आपका जो सवाल है कि अगर आधा घंटा लेट आ रहा है या वो 1 घंटा लेट आ रहा है, आवर्स में एग्जैक्टली 8 to 10 जो है वो फर्स्ट फ्लैग ऑन होगा जो कि लेट इन का फ्लैग है, उसमें वो 9:59 पे भी आएगा ना तो वो लेट इन ही काउंट होगा, ठीक है। 10:01 पे जब एम्प्लॉय आएगा ना तो वो हाफ डे पे चला जाएगा, फर्स्ट हाफ उसका एब्सेंट हो जाएगा कंप्लीट। अटेंडेंस किससे कर रहे हैं? अटेंडेंस किस पर लगा रहे हैं? बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक आपके सैलरी सॉफ्टवेयर के साथ लिंक्ड है। ठीक है जी, प्लीज आप जी प्लीज। इतना कॉम्प्लेक्स आप बता दें, इसके लिए तो आपको एक काउंटर रखना पड़ेगा। नहीं अकाउंटेंट नहीं, ये सिस्टम डेली बेस पे उसको काउंट करेगा। नहीं अगर इसमें भी आप उसको अच्छा, वो मैंने आपको अभी बड़ा क्लियर बताया। बेस टाइम होता है नहीं अच्छा, मैं आपको वही इसीलिए जो सवाल किया ना मैंने सर कि आपका लिंक्ड है, लिंक्ड है, हमारी बायोमेट्रिक डायरेक्टली लिंक है सॉफ्टवेयर के साथ। सॉफ्टवेयर में मैं भी यही कह रहा था कि एक रिसोर्स आपको इसके लिए सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ना हम लोगों ने फंक्शन तो नहीं, सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फ्लैग डिफाइन किए हुए हम लोगों ने, वो फ्लैग के अकॉर्डिंगली अटेंडेंस को वो मॉनिटर कर रहा होता है जो अटेंडेंस फ्लैग होती है। अगर आपके पास एक ऐप है तो फिर वो आपके बहुत सारे मसले बचा देता है इस तरह से ना, वो आपकी बायोमेट्रिक में आ जाएगा जी। और उसकी लीव अब वो आपने कार्ड भी ठीक है, उसको फिर भी रिक्वायर करेगा। फिर एब्सेंट में चली जाएगी सिस्टम ऑटोमेटिकली, जब बैलेंस नहीं होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकेगा, उसकी कोई इमरजेंसी है तो एब्सेंट ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो जाता है, एब्सेंट पंक्चुअलिटी लीव की नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल ये कि अगर इन प्रेमिसेस अगर किसी का एक्सीडेंट होता है वो तो कंपनी लायबिलिटी होती है, बेसिकली कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आते हुए किसी का हो गया और उसका बैलेंस नहीं है, ये तो वही बात है, मैंने अपना सारा बैलेंस कंज्यूम कर लिया और मैं कहता हूँ मुझे कंपनी और बैलेंस दे, तो कंपनी तो नहीं देगी ना मुझे, वो तो लीव विदाउट पे ही एब्सेंट में जाएगी सैलरी डेट उसको कहा होगा कि आपने दस्ते में से इस टाइम आना है, तो फिर Sorry? तो आपकी कंपनी की डायरेक्शन पे आ रहा है ना। अगर आपने उसको अच्छा वो उसको ना देखिए मेरी बात सुने, उसमें डिफरेंट फ्लैग्स मैंने जैसे फ्लैग्स के एक्सप्लेनेशन दी, उसमें ये होता है कि ऑफिशियल विजिट्स होते हैं एम्प्लॉय के, ठीक है, वो ऑफिशियल विजिट में चला जाएगा। अगर मैं अपने प्रायर अप्रूवल पे जा रहा हूँ, मैं अपने एचओडी को बता रहा हूँ कि कल मैं लेट आऊंगा इस वजह से, मैंने ऑफिस के काम से जाना है बाहर, तो वो मेरे प्रायर अप्रूवल हुआ है ऑलरेडी, तो जब मैं फ्लैग ऑन होगा मेरा, मैं उसमें अपनी रिक्वेस्ट भेजूंगा अपने एचओडी को, वो अप्रूव कर देगा क्योंकि इनके नॉलेज में होगा एचओडी के, तो वो लेट मिनट वाला जो फ्लैग है वो खत्म हो जाएगा वहाँ पे। सिस्टम में इस तरह चल रहा होता है एक्चुअली। बस बात यहाँ पर यही है जो चल रही होती चीजें उसी को एक्सप्लेन करना। ये बताइए जी। आपने कहा कि 7th डे जो बंदा लेट आएगा 15 मिनट उसका 0.5 आपके वो डिडक्ट करेंगे, ठीक है, जब उसे पता है कि 0.5 मिनट डिडक्ट होना ही होना है तो आपने 2 बजे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं हमने ना फ्लैग्स डिफाइन किया, हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ना दिन को, देखिए 2-2 घंटे हाफ की। डे आपका कब स्टार्ट होगा? कोई बंदा 10:01 पे फर्स्ट हाफ का फ्लैग ऑन हो जाएगा, आधे दिन की सैलरी कटेगी फिर बंदे की ना आधे दिन की कब तक जी, 2 बजे तक 2 बजे तक हाफ डे कंसीडर होगा? नहीं 12 बजे तक, सॉरी 10 से 12 बजे तक 12 बजे के बाद फुल डे, फिर वो 15 मिनट अगर लेट होगा उसे पता मैं 16 मिनट हो गए हैं, हाँ। वो फिर वहीं से घर बैठ जाके अगर मैं 12 बजे चला जाऊंगा, हाँ तो ठीक है, वो लीव अप्लाई कर दे अपनी, देखिए आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं वो तो देखिए एचओडी मॉनिटर कर रहा होता है ना एम्प्लॉय को अपने, अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको सिंपल रखा जाता तो ज्यादा आसानी हो जाती। ये एम्प्लॉय को समझाने के लिए आपको जो टाइम उस पर सर्व करना पड़ेगा ना, वो तो एक दफा जब नई चीज आ रही होती है तो अगर तो पॉलिसी चल रही है साल से तो फिर तो वो आपके सारे की बुनी, आप एक नई चीज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। वो जो आपने फार्मूला 3 3 3 into 3 into 3 का लगाया ना, वो इसको ज्यादा कंफ्यूज कर गया।
वो सिंपल ये है कि वो फ्लैग्स वाली जो कहानी होती है ना कंपनीज में, फ्लैग्स जैसे मैंने बताया कि हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया मंथ को, और एक अपने शिफ्ट सिस्टम में आपने सिर्फ पंक्चुअलिटी को ही आपने एड्रेस किया, इसके अलावा कोई नहीं किया। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum guys, hope you are doing well. These are my group member and my group name is Champions. तो हमारा आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके लिए क्या पॉलिसी बनानी चाहिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के सेल्स टीम हमारा जो है टारगेट है कि उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हम कैसे करते हैं जी। तो सबसे पहले तो एक चीज़ तो एचआर के पास आ रही है, एज एचआर में बात करें तो एक्सपेंस आ रहे हैं, एक्सपेंस का आप रेशो निकाल लें उसके, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है आपको, वो कितना दे रहा है, और आपके एक्सपेंस उस पर कितने लग रहे हैं, उसके रेशो से आपको एक चीज़ एक एलिमेंट आपको वहाँ से मिल रहा है, वो तो आपको पर मंथली आपको मिल रहा है। और इसके साथ आप लिक्विड स्केल बना सकते हैं, जिसे आप पर ईयरली आप पर मंथली आप लागू कर सकते हैं उसे थ्रू उसके हेड सेल्स के, या आप थ्रू आप उसे उसकी अटेंडेंस के थ्रू आप उसका चेक कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी है, फर्दर हमारे ग्रुप मेंबर आपको डिस्कस करेंगे। सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है कि मैं कोई इतना किताबी मामला तो मेरे पास है नहीं है, मैं जो फिज़िकली करता हूँ ना जी, मैं जो टॉपिक मिला है वो ये है कि आप सेल्स के डिपार्टमेंट में हैं और अपने वर्कर की आप परफॉर्मेंस कैसे अच्छी कर सकते हैं। तो जो मैं फ़िज़िकली मैं करता हूँ मैं आपको सिर्फ वो बता देता हूँ जी। उसमें पहली चीज़ ये है कि जो भी हम बंदा नया आता है उसको हम बताते हैं कि भाई आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, यानी कि ये मैं फिंगर टिप पे बता रहा हूँ कि ये टिप्स हैं जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। नंबर 2 ये है कि वो पंक्चुअल होना चाहिए जी, और नंबर 3 ये है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4 ये है कि उसका जो टारगेट है उसको उस टारगेट के बारे में सारा पता होना चाहिए कि मतलब उसका इस महीने में कितना टारगेट है, और उसका एक मैनुअल उसके पास लिखा भी होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ ऐसे होता है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉपर रिकॉर्ड बन रहा होता है, कोई बंदा भी जो सेल पे जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब शाम को वो आता है उसको इस तरह की एक रजिस्टर उसके पास मौजूद होता है जिस पे वो मैनुअल डेली बेसिस पे लिखता है कि कल मैंने इतनी की सेल की है और उसमें से इतनी की सप्लाई आई है, कैंसिलेशन आई है तो क्यों आई है, वो अगले दिन नेक्स्ट दिन वो अपना बताता है जी। और इसके अलावा ये है कि बात होता है कोई नया आदमी नया लड़का आता है तो उसको क्या होता है कि उसका जो तजर्बा है या उसकी जो एबिलिटी है वो महीने की सेल कर सकता है 5 लाख रुपए की, तो हम क्या करते हैं उसको टारगेट दे देते हैं 15 लाख रुपए का, तो वो मुसलसल 3 महीने जब उसका टारगेट नहीं होता तो वो डिग्रेड हो जाता है। तो चाहिए ये कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कोई टारगेट पहले 1-2 मंथ उसको कम देते हैं, जिसका उसका टारगेट होता है तो फिर उसको अप्रिशिएट होता है और मज़ीद वो आगे जाके अच्छा काम कर सकता है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हम लोगों ने इसकी पॉलिसी बनाई है अप्रेजल्स की, इसमें हम लोगों ने जिसमें मेन एडिशन ऐड की दैट इज़ 100% जो है आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो अप्रेजल जो आपका डेफिनेटली 100% लगेगा। इफ़ दैट इज़ लेस देन दैट तो वो वेरी करता है। 100% अप्रेजल लगेगा, आपकी 100% जो परफॉर्मेंस है, फॉर एग्जांपल 100% परफॉर्मेंस पे 100% अप्रेजल लगेगा। नहीं, आपने मेरे पॉइंट को गलत पिक किया, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हम लोग उसमें मेन एलिमेंट डाल रहे हैं कि इसमें सेल्स टारगेट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। उसके अलावा उसमें बिहेवियर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी आती है एक जो सेल्स का पर्सन है। सेकंड, उसमें वो डिसिप्लिन कितना मेंटेन करता है, अपनी वो कितना कमिटेड है अपनी सेल्स को लेके। और सेकंड, उसमें हम लोग जो लीस्ट पॉइंट एंड पे आ जाएंगे रिकवरी रेट्स हैं, और लास्ट पे आ जाएगा कि वो न्यू बिजनेस कितना डेवलप कर रहा है और उसमें रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कितनी अपनी एफर्ट्स पुट कर रहा है, कंपनी की कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट जा रही है, और उसकी जो जितने भी सेल्स टारगेट हैं वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रही इन सब में। तो वो उसके जो प्रेजल्स है उसकी एक परसेंटेज डिफाइन होगी एनुअली, क्वार्टरली पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले डिफाइन ये करें कि आपकी जो कंपनी है वो किस सिस्टम पे है, ठीक है। सिस्टम्स के अंदर आपका ACR होता है, आपके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। सरकारी महकमों में और सरकारी टाइप प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी यही चल रहा होता है, ठीक है। और ये बुनियादी तौर पे बाइस्ड एक वो होता है कि जिसका जो समझ आई इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, इसको। तो प्रॉब्लम ये होते हैं, जो पॉलिसी बनती है ना वो इन प्रॉब्लम्स पे बनता है। यानी कंपनीज के अंदर हो क्या रहा होता है, कंपनीज के अंदर हो ये रहा होता है कि जो इसमें प्रॉब्लम आ सकता था वो ये हो सकता था कि जनाब आपके पास 12% है इस साल का, ठीक है, तमाम एचओडीज को कम्युनिकेट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो 12% डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है।
सर वो तो बेल कर्व में आएगा ना फिर। सर वो वही आपने बयान करना है ना। मैं ACR की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जी 12%, क्योंकि मैं HOD हूँ, ये साहब मुझे अच्छे लगते हैं, इनको मैंने दे दिया 8%, इनको मैंने दे दिया 2%, इनको मैंने दे दिया 1%, इनको मैंने दे दिया 1%, मेरी टीम कंप्लीट होगी। लेकिन वो टीम HODs GM उसमें एग्जेक्टिव्स आ जाते हैं, फिर इसमें वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आती है। HR ने इंक्रीमेंट लगाना है सिर्फ अपनी टीम का, HR ने पूरी कंपनी का इंक्रीमेंट नहीं लगाना। हर HOD आपने सिस्टम देना है। KPI देखिए आप उसी पे KPIs क्या हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं KPIs? हमें HODs की तरफ से ही आएंगे, HOD सेल्स से तो आ रहे हैं, किस चीज से निकलते हैं? आपके JDs से KPIs निकलते हैं। JDs कहां से बनती है? जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन, इन दो चीजों से आपकी JD बनती है, ठीक है। और ये आपने हायरिंग के वक्त पे करना होता है, यानी अगर आपकी रिप्लेसमेंट है तो आपने जॉब इवैल्यूएशन करना है, अगर आपकी न्यू हायरिंग है तो आपने जॉब एनालिसिस करना है। यहां से आपकी JD बनेगी। जब आपकी JD बन जाएगी तो वहां से आपके KPIs निकलेंगे। उन KPIs की बेस पे आप लगा रहे हैं उनका इंक्रीमेंट, ठीक है। उसमें 30% पोर्शन डालने आप अपना HR का, टाइम पे है या नहीं है, फड्डे कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, छुट्टियां कितनी कर रहा है, ठीक है, वो आपने अपना पोर्शन HR का वो आपने ऐड किया उसके अंदर। जो बेसिकली मैं प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो ये होता है कि आप को जो परसेंटेज है ना वो आप अन्यवा दिए जा रहे हैं, ठीक है। सेल्स में भी होता है। अच्छा, अगली बात जो है इसके अंदर है वो ये है, अभी आपने कहा है कि टारगेट देख के, ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या अकाउंट्स की टीम को क्या टारगेट दिया। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आप या तो ACR पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे परसेंटेज मिल गई, जिसको जितना दिल किया आपने दे दिया, या आप जाते हैं MBO पे। MBO आप वो कब लॉन्च करेंगे? वो जो आपका प्रॉब्लम अभी आपने बयान किया है, अभी किसी ने आपको कहा कि लॉन्च कर दें, आप लॉन्च नहीं कर सकते। वो पूरा 1 साल का उसको साइकिल चाहिए, उसको पहले ऑब्जेक्टिव्स बताने, आपसे एक्सपेक्टेशंस ये हैं हमारी, उसको राइट डाउन करना है आपने, उसकी फिर रेटिंग लगानी है आपने, उसके मुताबिक आपने परसेंटेज उसको देनी है कि जनाब A ग्रेड पे मैं 18% दे रहा हूँ, B+ ग्रेड पे मैं 15% दे रहा हूँ, B ग्रेड पे मैं 12% दे रहा हूँ, और C ग्रेड पे मैं 10 नहीं दे रहा, या मैं उसको 5% दे रहा हूँ, ठीक है। या तीसरे पे आ जाए 360 इवैल्यूएशन कर लें आप, जो मोस्टली उसमें चल रही है कंपनीज के अंदर, वो आपका MBO चल रहा है, ठीक है, और बेहतर भी वही होता है। और जो सेट कल्चर की कंपनीज है वहाँ पे ACR चल रहा है, सरकार में भी ये चल रहा है मेरा ख्याल है, ACR जो है वो चल रहा है। क्लैपिंग करें, आ जाए नेक्स्ट जी। हमारा टॉपिक था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। सर ये बताएं मुझे, कॉन्फ्लिक्ट क्या आया जो मैंने आपको टास्क कॉन्फ्लिक्ट दिया हमारा था? ये है कि मैं पहले दिन कंपनी ज्वाइन की, जी प्लीज नीचे फैक्ट्री का विजिट किया। फैक्ट्री का विजिट करने के बाद मैं एडमिन ऑफिस में बैठी थी। अब वहाँ पे आ गई 2 लड़कियाँ लेबर की। जाहिर सी बात है, हमारे पास ज़्यादा लेबर काम करी, हमने प्रोडक्शन को देखना था, वो नहीं रुकनी चाहिए किसी भी सूरत में। वो आके कह रही है जी, उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी, सर जी इसने ना कोई मेडिसन का जो डब्बा था वो ऐसे फेंका, वो मेरे मुंह पे लग गया। फिर हमारी उधर लड़ाई हुई, हम दोनों ने एक दूसरे को कहा सुना। फिर ये कहती चलें जी हम लोग एडमिन मैनेजर के पास जाते हैं। एडमिन मैनेजर के पास ये मुझे ज़बरदस्ती लेके आई। इसने देखा आप यहाँ पे नहीं है, इसने कॉरिडोर में खड़े होकर मुझे थप्पड़ मार दिया। अब जी ये रोज़ का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ना कोई लड़ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब हम सबकी डेली बेसिस पे छुट्टी नहीं करवा सकते। हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि लेबर की लड़ाई में आप लोगों ने नहीं पढ़ना, उसे सॉर्ट आउट किसी तरह भी करें। अगर कंपनी के बाहर लड़ाई हो रही है तो बिल्कुल भी नहीं ना पढ़ना, और अगर कंपनी में है तब सोच के उसका कुछ करना है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब ना एडमिन मैनेजर मुझे कह रहे हैं जी मैम बताइए आपने क्या करना है। मैंने तो ये केस ही पहली बार देखा था, कोई किसी को मार के ऐसे भी कर सकता है। वो कहती है बता दें कि आप मुझे दिखा दें किसी कैमरा में अगर मैंने इसे मारा है तो। अब मैंने उन्हें कहा कि अभी इसे आप ही देखें, मैं तो अभी इसका कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, फिर मैंने जाके इस पर सोचा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डिसाइड ये किया जी इसकी पॉलिसी अब ये बनी थी कि हमारे हर सेक्शन में 2 फार्मासिस्ट होते हैं। लाइक
सुपरवाइज़र्स, सीनियर सुपरवाइज़र्स जो हैं, तो जहाँ पे भी इस तरह का कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने लेवल पे डायरेक्टली सॉर्ट आउट करें, वो हमारे तक पहुँचे ही ना। दूसरी बात, अगर कोई बड़ा मसला बन रहा है वो सॉर्ट आउट करें, नहीं हो रहा देन हमारे पास पहुँचे, और उसे भी हम लोग थोड़ा टाइम देते हैं। इस बड़े मसले को डिफाइन किया है पॉलिसी में कि छोटा मसला क्या है और बड़ा मसला क्या है? सर अभी इसकी पॉलिसी प्रॉपर बनी नहीं है, इस पर मैं वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैं डिस्कस कर रही हूँ ताकि कोई ना कोई सजेशन भी आ जाए ना साथ में। बड़े मसले में ये होता है कि कोई ना कोई लड़ाई हो गई, लाइक स्टोर का काम है, वहाँ पे लड़ाई होगी, वो लोग यूनियन बना के बैठ जाते हैं, जी हम लोगों ने काम ही नहीं करना, हमारा यूनियन तो जायज़ है बनाना, सॉर्ट आउट करें। यूनियन बना के बैठना जो है वो गलत नहीं है, स्ट्राइक करना उसके ऊपर उसका भी राइट है आपको। काम छोड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा जी, कंप्लीट हो गया, मैं सर आ रहा हूँ, कंप्लीट होगी आपकी बात? जी बताइए, पूछिए। जब आपने पॉलिसी बना दी, ठीक है, और वो पॉलिसी आपने ये बनाई कि आप किसी को फिजिकली हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर किसी ने किसी को फिजिकल हर्ट किया तो दोनों पार्टीज की बात सुने बगैर हम उसको फायर कर देंगे तो आपकी लड़ाई होगी नहीं, कोई किसी को थप्पड़ मारेगा ही नहीं। पहली बात यह है कि हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है। फिर एक चीज और होती है जो हम सब ने मिस की है, वो ये होती है, उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी। आपके अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों, किसी ने 3-4 माह भी काम किया ना आपकी कंपनी में, तो आपको सिस्टमैटिक स्टडी बता रही होती है ये फला करने वाला है या नहीं है, ये पहल करने वाला है या नहीं है। वहां पे कमेटी का मेंबर वो होगा जो अनबाइस्ड होगा, ठीक है, जिसका ना इधर कंसर्न है ना इधर कंसर्न है, ठीक है। आप बेशक एक कमेटी उस टाइम फॉर्म कर लें, आप अपनी पॉलिसी में लिख लें कि अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा, ये 2 परमानेंट मेंबर्स हैं और ये एक जो मेंबर है ये हम सिलेक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उस बंदे को आप लेंगे किसी थर्ड डिपार्टमेंट से जिसका दोनों के साथ कोई कंसर्न नहीं है, कोई कभी किसी उसके साथ फटा नहीं हुआ, और कंपनी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, तब आपका उसके ऊपर जो है वो रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच, तालियां इनके लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे। So the topic and the problem both is hiring of the employees. What will be the policy of the hiring of the employees? Ji, we'll take the questions at the end. Let me proceed further. Okay, so ladies and gentlemen, hiring of policy पे हम बात करने जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक, आपको पता है आजकल का दौर ऐसा है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट छोड़ना, ज्वाइन करना या रिटेन करना सबसे मसले की बात है। शायद ये पुरानी एज नहीं है कि जहाँ एम्प्लॉय एक दफ़ा आ गया और टिका रहा। अब तो इतनी फास्ट एज है कि सुबह शाम अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू आर लुकिंग टू स्विच देयर। सो हमारे पास भी चैलेंज है, हायर एम्प्लॉय को हमने हायर करना है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि हमने सीट इतनी जल्दी फिल करनी है। अगर मेरा एम्प्लॉय चला गया और सीट खाली पड़ेगी तो डेफिनेटली हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। हमने एक पॉलिसी बनाई है कि वी विल बी फिलिंग दैट पोजीशन इन 42 डेज। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक क्वालिटी एम्प्लॉय लेके आएँ बट इन अ वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। तो मैं कुछ जल्दी से अगर 3-4 हमने चंक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द एडवर्टीजमेंट, देन वी हैव टू conduct the shortlisting, then the first interview, second interview, final interview, and then the employee will joining us. But how are we going to moving on? The first of all, add हमारी need arise होगी. How are we going to proceed? My this fellow partner will let you know. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो कंपनी है वो जूसीस की कंपनी है। अभी समर सीज़न आ रहा है तो हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को अपनी सेल्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। तो हमें उसके लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ गई है। मैक्सिमम हम लोगों को 5 मेंबर्स ऐसे चाहिए जो एक्टिव हों और हमारे काम को आगे लेके चलें। उसके लिए सबसे पहले तो हमें नीड अराइज हुई। जो हमारे HOD हैं वो एक एप्लीकेशन साइन करके देते हैं, HR के पास जाते हैं कि मुझे ये इतने एम्प्लॉयज़ इतने इतने दिन के अंदर चाहिए। अब देन इसके ऊपर बात करेंगे नईम शरीफ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। हमने सर उसके एडवर्टीज़मेंट दे दी न्यूज़ में, उसमें हमने कह दिया कि विद इन 7 डेज़ आप सबमिट कराएं अपनी एप्लीकेशंस। जब वो एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई, हमने उसके बाद इसको जो है ना एप्लीकेशन आ गई, उसको हमने स्क्रूटनाइज किया कि जो हमने इनको एक दी थी पॉलिसी के सर, मैं थोड़ा टाइम शॉर्ट है, ठीक है, आप प्रोसेस बता रहे हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया आपने सबसे पहले, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है। हायरिंग प्रॉब्लम नहीं है, हायरिंग के आपने अभी जो पॉलिसी पे बात कर हाँ, पॉलिसी पे आई नहीं है ना, अभी तो आपने सारा प्रोसेस बताया है कि कैसे करेंगे आप वो सारा। मेरा सवाल ये है सर, मुझे ये बताएं कि आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है, एक नई कंपनी ओपनिंग हो रही है और आपको आपका जो मिनिमम हायरिंग का टाइम होगा वो कितना होगा? 42 डेज। ये हमने एक प्री सेट डिफाइन बना के रख ली है। 42 डेज के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर इंस्टेंस आप एक स्टोर्स की चेन है, ठीक है, ग्रॉसरी स्टोर की चेन है, ठीक है, आपको टारगेट ये मिलता है,
अपनी हायर मैनेजमेंट की तरफ से कि 600 बंदा हायर करना है आपने 30 दिन में, ठीक है सर, कैसे करेंगे? 600 बंदा हायर करना है 30। सर पहली तो बात है कि ऑनगोइंग प्रोसेस है सर, मेरे पास शॉर्ट लिस्टिंग में भी बंदे पड़े हुए हैं, तो इट्स नॉट दैट वे सर। बाकी हम यही वाली स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे सर। 30 दिन तो हम जो ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं 42 डेज है सर, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एक वीक का टाइम लेना था हम 30 डेज में लाना उसको विल नॉट बी बिग इशू। हम तो सर ऑलरेडी वो 2 वीक्स बीच में ले रहे हैं, अच्छा ये एप्लीकेंट्स को कर रहे हैं। अगर हमने 30 डेज का सर अगर मार्जिन कम हो गया तो सर वहां से हम वो 3 डेज हर स्टेप से अपने माइनस करते हैं। नंबर ऑफ हायरिंग्स देखें 600 सर ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज होगी ना। ये इस वक्त आपके लाहौर के अंदर एक स्टोर की ये कहानी एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, जिस एचआर हेड से मेरी डेली बात हो रही है एंड ही इज सेइंग कि मुझे 600 बंदा 30 दिन में हायर करना है, मुझे ना दिन का पता ना मुझे रात का पता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सर मैं एक बात ऐड करूं फिर नहीं से कंटिन्यू कर। ये मतलब ये वो नहीं है कि मैं आपको कोई हवा में बात बता रहा हूँ, मतलब एक चेन है स्टोर्स की, एक नया स्टोर खुल रहा है, ठीक है। बेसिकली ये सेठ कल्चर है कि उसने कहा जी स्टोर की जगह ले लिए, कर लिया, हायरिंग करो, 600 बंदा रखो एक महीने के अंदर। उस 600 बंदे के अंदर 200 आपका जो है वो होगा नॉन कैडर स्टाफ, ठीक है। उसमें आपके स्टोर कीपर हैं, सारे हैं आपके, स्वीपर हैं, वो सारा कुछ है। ऊपर आपका स्टोर इंचार्ज और मुख्तलिफ सेक्शंस के इंचार्ज और वो सारे कुछ होंगे। कैसे हायर करेंगे सर? सर ठीक है, तो उनका कंसर्न क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी इसमें, हम उसको शॉर्ट कर देंगे। आप सर ये हमारी कंपनी ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सीवीज ऑलरेडी हैं, उसके अलावा हम एडवर्टीजमेंट दे देंगे, हमारे पास पूल पड़ा हुआ है, हम एडवर्टीजमेंट दे देंगे, आपका वॉक इन इंटरव्यू है इन 5-6 दिन। दिस इज़ द पॉइंट, वॉक इन इंटरव्यू। इसके अंदर सोल्यूशन जो आपका ये है कि डे पूरा 9 to 5 पूरा महीना आप सिर्फ काम ये कर रहे हैं, आपकी हायरिंग टीम जो है वो सिर्फ आपके जो है वो वॉक इन इंटरव्यूज़ कर रही है। हम में से बहुत से लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया, बुनियादी तौर पे हम प्रोसेस में लग गए, स्ट्रक्चर पे चले गए, हमने प्रॉब्लम लिखा ही नहीं। मोस्टली पॉलिसी के वक्त हम प्रोसेसेस में ही लगे रहते हैं, हम प्रॉब्लम को ना समझते हैं, ना उसे लिखते हैं, ना उसका सोल्यूशन लिखते हैं, ना उसकी पॉलिसी बनाते हैं। मेरे लिए बड़ा आसान था ये वाली एग्जांपल आपको पहले देना। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है 600 वाली, मैं ये भी कह सकता था आपको कि 600 आपने एम्प्लॉयज़ हायर करने, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैंने आप पे छोड़ दिया इसलिए कि आपके इर्द गिर्द जितनी हैपनिंग्स हो रही होती हैं उसमें बेतहाशा मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते। अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, मोस्टली लोगों ने ये किया है, ऐसा है या नहीं है? यानी परफॉर्मेंस की बात की तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का पूरा प्रोसेस बता दिया, हायरिंग की बात की तो हायरिंग का पूरा प्रोसेस बता दिया, कॉन्फ्लिक्ट की बात की तो उस पर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई। इधर क्या टॉपिक था यहाँ पे? ठीक है, लीव का था। तो हमें पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे इन्होंने कोशिश की, उसकी कोशिश ऐसे कि मैंने डिसिप्लिन बोला, उस डिसिप्लिन का एक फैक्टर पकड़ लिया, उसका प्रॉब्लम बताया और उसके ऊपर पॉलिसी दे दी। तो सर पहले अपनी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पॉलिसी का अगेन सेइंग क्लोजिंग में कि कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि लेजिस्लेशन उसके अगेंस्ट ना जारी हो। उसके अलावा आपने सिर्फ कन्विंस करना है अपनी लॉजिक से अपने पीयर ग्रुप को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपनी टॉप मैनेजमेंट को और तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। अगर आप कन्विंस किए बगैर बंद कमरे में बैठ के पॉलिसी बना के उसको निकाल देंगे तो सर आपको उसका रिएक्शन आएगा, लोग आपसे कन्विंस नहीं होंगे। लोग कन्विंस सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब उनको कन्विंस किया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। और जब आप पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं, पॉलिसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक पॉइंट जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि आपने डिस्कशन करनी है। उस डिस्कशन का मतलब ये है कि उस डिस्कशन से आपके पास टेबल के दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, वो क्या फेस कर रहा है, जिसको ये पॉलिसी डायरेक्टली हर्ट करेगी या उसके लिए बेनिफिट बनेगी। उसका पॉइंट ऑफ व्यू जब आएगा तो उसके, ये जो आपका क्वेश्चन था कि रिजिड कितनी होती है पॉलिसी, जब बन गई है तो फिर वो तो रिजिड है। 1 साल चल गई है और उसका फायदा हो गया तो वो तो रिजिड है, ठीक है। लेकिन अभी आपने सिर्फ उसको लॉन्च किया है और आप उसके इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने एक पॉलिसी निकाली, हमने कहा कि जी हम मोबाइल सिम्स देते हैं, हम मोबाइल सिम्स देते हैं कंपनी के एंड पे। उससे पहले हम क्या कर रहे थे कि हम उनको अलाउंस दे रहे थे, ठीक है, मोबाइल अलाउंस दे रहे थे। तो हमने कहा नहीं, हमने अलाउंस नहीं देना,
अलाउंस क्यों नहीं देना? अलाउंस इसलिए नहीं देना कि हम ये कहते हैं कि एक तो सिम में ट्रैकर लगा दें, ठीक है, और दूसरा हम ये कर दें कि जब हम किसी भी नेटवर्क के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, हमें उस पर 25% से 40% डिस्काउंट मिलेगा, हमें उस पर हैंडसेट सब्सिडी मिलेगी। तो हमने कहा हम ये करते हैं। अच्छा, हमने कन्विंस किया GMs को, तीनों कंपनीज के, बादिल न खास्ता वो कन्विंस हो भी गया, उन्होंने बहुत उसके ऊपर कहा कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, हमने भी कहा कि नहीं ये चल जाएगा, उन्होंने भी कहा नहीं चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे चेयरमैन ऑफ द कंपनी ने डिसाइड किया हमारे दरमियान कि ये चलेगा, हमने सिम्स लॉन्च कर दी, ठीक है। फिर चेयरमैन साहब ने हमें कहा कि रहने दें, अलाउंस दे दें। अब ये कितनी देर में हुआ? 2 माह के अंदर नहीं चला, अलाउंस वाला चल रहा है, सिम वाला नहीं चला। 2 माह के अंदर ही दोबारा हमने रिवर्स कर दी। कहने का मकसद ये है, HR के अंदर सर ईगो नहीं है आपकी, मैं कह रहा हूं तो ये होना चाहिए, मेरी पॉलिसी रिवर्स हो गई, ठीक, हाँ, मतलब ये आपकी जो मैं है HR के अंदर, क्योंकि आपने HR का मतलब ये तमाम एम्प्लॉयज आपके हैं, उनके सारे बेनिफिट्स का, उनके मेंटल पीस का आपने ख्याल रखना है। तो कोई पॉलिसी ऐसी जो आप समझते हैं कि वो आपने बनाई है और वो बेनिफिशियरी नहीं है, तो स्टेप बैक कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके साथ जो है वो अलाइन होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।